नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां आप घर पर बैठे बेहतर उपचार पा सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं कोरोना से कैसे बचा जाए। अगर आपको कोई भी लक्षण है तो सावधानी आपको क्या बरतनी है, परिवार में कोई संक्रमित है तो इन्हें ध्यान कैसे इनका रखना है, इन सवालों के लिए आपका चैनल एक मुहिम जो लगातार चला रहा वो है ओपीडी की मुहिम। अगले 1 घंटे डॉक्टरों का एक पैनल हमारे साथ होगा और अगले 1 घंटे में कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी आप हासिल करेंगे। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। नंबर है 011-613-62-137। इस नंबर पर आप सीधा फोन करिए। कार्यक्रम की हम शुरुआत करें इससे पहले एक बार फिर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेखों पर जरा भी भरोसा ना करें। यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग होती है, उसकी जरूरतें अलग अलग होती हैं और कुछ लोग आपके मन में इसी जरूरत के हिसाब से डर पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवा लें। ओपीडी की शुरुआत हम करें, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उसका रुख करते हैं। ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। सभी मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड के वार्ड तैयार किए गए हैं। यह कहा है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। ब्लैक फंगस के केस को मेडिकल कॉलेज में रेफर करने के तत्काल उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में 115 केस ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। इसकी जानकारी भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साझा की। कुछ दिनों की बात फिर हंसने खेलने के लिए दिन लौट कर आएंगे, यह कहा है। एक तरीके से सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अनिल विज ने, उनका कहना है कि कुछ दिनों की यह बात है, कुछ दिनों की यह लड़ाई है, लेकिन फिर से हंसने खेलने के दिन जरूर लौटेंगे। हरियाणा में कुल अब तक 115 केस ब्लैक फंगस के आ चुके हैं, कुछ जाने भी गई हैं। 20-20 बेड के वार्ड तैयार किया जाए सभी मेडिकल कॉलेज में, और ब्लैक फंगस का अगर कोई केस आता है तो उसको मेडिकल कॉलेज ही रेफर कर दिया जाए, ये भी बात कही है स्वास्थ्य मंत्री ने। बाकायदा इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। स्टेरॉयड पर पाबंदी लगा दी गई है। बिना डॉक्टरी सलाह के कोई अब यहां पर स्टेरॉयड हरियाणा में नहीं ले सकता। बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में रहकर खुद से डॉक्टर बन जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि हम घर पर स्टेरॉयड का इस्तेमाल कर लेंगे और सही हो जाएंगे, तो उसके लिए भी अब यहां पर खतरा रहेगा और साथ में उस पर अब निगरानी भी रहेगी, पाबंदी भी लगाई गई है। इसके साथ साथ जो ब्लैक फंगस के कुछ मामले निकल कर आए हैं, लगभग 115 की संख्या जिनकी, उनमें से कुछ लोगों की जान गई, कुछ की हालत गंभीर है, लेकिन उपचार भी इसका है। अगर सही समय पर इसको लेकर आप अलर्ट हो जाते हैं, सिम्टम्स को आप समझ पाते हैं, डॉक्टर के पास आप पहुंच जाते हैं, डॉक्टरों की सलाह ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपका उचित उपचार हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर अमूल्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं, जो कि फिजिशियन है। हम ओपीडी की शुरुआत कर रहे हैं और अपने तमाम दर्शकों से अपील भी करेंगे कि वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, अपने सवाल पूछें, उनके मन की जो शंका है, शिकायत है, वो भी हमारे साथ वो साझा करें। डॉक्टर्स उसका निदान यहीं पर निकालेंगे। डॉक्टर अमूल्य अग्रवाल, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। नमस्कार जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर अमूल्य, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, एक तरफ कोरोना के साथ साथ वो लड़ाई तो हम लड़ रहे थे, हरियाणा ने अच्छा प्रयास उसमें किया, लेकिन अब एक ब्लैक फंगस जो कि अलग अलग राज्यों में हम देखें तो अपना दायरा बढ़ा रहा है। हरियाणा में भी देखिए 115 का आंकड़ा निकल गया। इस ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से आखिर कैसे बचें, बहुत सारे लोगों का यही सवाल निकल कर आ रहा है। कैसे आपको लगे कि हां आप उसका शिकार हो रहे हैं, वो सिम्टम्स आप में डेवलप होने शुरू हुए हैं, और कौन लोग सॉफ्ट टारगेट हैं इस फंगस का? ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह की उई फुल्ली होती है। जैसे हमारे रखे हुए खाने पे, ब्रेड पे 2 दिन 4 दिन आप बाहर छोड़ दें, उस पे लग जाती है। ये जो है, ये स्पोर हवा में घूमते रहते हैं, और जिस भी मरीज का जब उसकी इम्यूनिटी लो होती है, उसकी जो रोधक क्षमता है शरीर की, वो किसी कारण से कम होती है जी, तो उस समय में वो उसके नाक गले के अंदर अटैक करके वहां अपना घर बना लेती है और फिर अंदर अंदर फैलती चली जाती है। बेसिकली जैसे पेशेंट हो गए, या बहुत ज्यादा पुराने पेशेंट्स डायलिसिस के या वीक वाले, या अब इसलिए देखा गया कि कोरोना महामारी के कारण मरीजों की जो रोधक क्षमता है बहुत कम हो जाती है। ठीक होने के बावजूद उनमें रोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। दूसरा, कोरोना महामारी जो इन्फेक्शन है, इसके कारण शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। कई ऐसे मरीज जिनको शुगर पहले नहीं होती, तो कोरोना के दौरान उनको शुगर डेवलप हो जाती है।
साथ में जो उनको स्टेरॉइड्स वगैरह देने पड़ रहे हैं उनके इलाज के कारण, जी। उससे भी शुगर थोड़ा बढ़ती है। इस स्थिति में जब वो वीक है, उनका शरीर, शुगर ज्यादा है और वो आईसीयू सेटअप में भर्ती हैं, उस समय में उनके नाक में, गले में ये अपना घर बना लेती है और अंदर अंदर फैलती चली जाती है। इसके सिम्टम्स में जो बेसिक देखा गया है, नाक में दर्द होना, चेहरे के दोनों नाक के पास के एरिया, इन एरियाज में दर्द होना, सिर के एरिया में यहाँ दर्द होना, नाक में से काला खून का धब्बा निकलना या काले काले कुछ पदार्थ निकलना, इस तरह के सिम्टम्स इसमें देखे जाते हैं। जब ये और फैलती है तो इसके कारण अंदर गले में खराश या गले का घुटन सी महसूस होना, आंखों की रोशनी तक इससे जा सकती है। और उससे भी अलग तब भी अगर इसको डिटेक्ट ना किया जाए या इसका उपचार ना किया जाए तो ये ब्रेन तक पहुंच जाती है और मरीज की जान भी ले सकती है। चलिए, यानी अगर शुरुआती दौर में ही सिम्टम्स को समझ जाए, डॉक्टर के पास पहुंच जाए, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले लें, तो फिर उसके बाद इसका उपचार है। ये लाइलाज नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा। डॉक्टर अमूल्य यही समझा रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ आप बने रहिए। पंचकुला से एक दर्शक बीडी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए शर्मा साहब, क्या सवाल है आपका? चलिए, शायद इस वक्त फोन पर वो नहीं है। अमूल्य जी, जो आपने कहा कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है लेकिन जानलेवा बीमारी है, इसका हम जरूर ख्याल रखें। तो आखिर जिस तरीके से अभी ये पैनिक फैल रहा है और लोगों में एक डर नया आ रहा है कि एक तरफ तो कोरोना था ही, अब ये एक नई बीमारी, मुझे लगता है कि आपने अच्छे से समझाया हमारे दर्शकों को कि हमारे एनवायरनमेंट में ये फंगस है, लेकिन ये घर वो ढूंढता है जो मजबूत नहीं है, जिसकी नींव कमजोर है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम जिसका कमजोर है। और आज के दौर में जिन लोगों को ऑक्सीजन लगातार दी जा रही है उन पर भी असर है। जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, जरूरी तौर पर उनको दिया जा रहा है, वो इसके शिकार हो सकते हैं, या डायबिटीज, अलग अलग तरीके की और बीमारियां। तो वो लोग ज्यादा सतर्क रहें, और वो सतर्क रहें तो क्या रहें, कैसे सतर्क रहें? सबसे जरूरी चीज तो मास्क है। आप सिंपल मास्क पहन के रखेंगे तो इसके स्पोर्स हमारे अंदर ही नहीं जा सकते। सबसे बड़ा सतर्कता इसी बात की है। दूसरा, आप अपने, जो भी व्यक्ति है, अपनी शुगर का इस समय में ज्यादा ध्यान रखें। बहुत ज्यादा शुगर हाई ना होने दें, बीमारियों से बचें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, घर से ना निकलें। जो बेसिक प्रिवेंशन है, उपचार तो बाद में आता है, पहले है बचाव। जैसे हम हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं, गाड़ी को अपना स्वस्थ रखते हैं जब हमें सफर पे जाना हो, कि उसका इंजन सही है, हवा सही है, उस तरह से हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है। ठीक है, यानी बेसिक वही चीजें हैं जो कि हमें कोरोना में भी अपने आप में रखनी थी। वही नियम, वही कानून है और उपचार है इसका, लेकिन ये बीमारी जानलेवा जरूर हो सकती है अगर खतरनाक स्थिति में पहुंच जाए। डॉक्टर गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिजिशियन है। बहुत स्वागत है डॉक्टर गौरव आपका भी। लेकिन उसके पहले एक दर्शक हमारे साथ मुकेश जुड़ रहा है। बताइए मुकेश, क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार सर जी। सर, एक्चुअली क्या हुआ कि एक पेशेंट्स को, मेरे मिलने वाले पेशेंट्स हैं, उनका परसों रात को उनको हल्का सा कोल्ड एंड फीवर हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद जब एडमिट करवाया तो उनको एक फिट्स आया। तो उसके बाद जब उनको सीटी हेड करवाया उनका, तो उसमें ब्लैक फंगस आ गया है। तो ब्लैक फंगस के बाद उनको फिर हिसार एडमिट करवाया हुआ है। तो अभी जैसे मैं देख रहा था, क्या उनको भी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर सकते हैं या नहीं? देखिए, गाइडलाइंस तो यही है और बकायदा सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है। आपकी वो सूचना जरूर उन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी वहां पर एडमिट कराया हुआ है। आप इसके लिए प्रयास भी कर सकते हैं, उस अस्पताल को भी बोलिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि बकायदा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जो बात कही है, गाइडलाइन जो रखी गई है कि ऐसे जो भी केसेस आए उनको मेडिकल कॉलेज ही रेफर करना है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं वो भी आपको सुझाव दे दें, और अगर गाइडलाइन जो आई हैं तो उसमें किस तरीके से आपको मेडिकल कॉलेज अपने पेशेंट को ले जाना है वो भी वो बताएंगे। डॉक्टर अमूल, इसका जवाब आप ही दे देंगे। आपके जो डॉक्टर हैं, जो इलाज कर रहे हैं, जिन्होंने सीटी स्कैन कराया है और जो हिसार में उपचार कर रहे हैं, वो भली भांति कंडीशन जानते होंगे। इस तरह से हम बिना डेप्थ में रिपोर्ट देखे, प्रॉपर रिपोर्ट देखे, कुछ भी हमारा कमेंट करना उचित नहीं है। तो जो डॉक्टर हैं, आप उनकी सलाह से चलिए। जो भी डॉक्टर हैं आपके प्रति, वो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपका मरीज बेहतर से बेहतर स्थिति में आए। अगर समय पे उनको लगेगा कि रेफर करना है, वो जरूर आपको हिदायत देंगे जाने की, और जब तक का इलाज हिसार में संभव है वो जरूर करेंगे। ठीक है,
तो मुकेश जी, जो बात डॉक्टर अमूल्य ने कही है उसको आप समझिए और अपने पेशेंट को आपने जहां एडमिट कराया है, जो डॉक्टर्स देख रहे हैं, आप उनसे भी बातचीत करिए कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई और बहुत संभव वो खुद भी अपनी तरफ से रेफर करने की बात कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से खुद ही आदेश दिया जा चुका है। डॉक्टर गौरव हमारे साथ हैं, जो कि आर्थो सर्जन भी है। डॉक्टर गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, मौजूदा स्थिति में देखिए अब और भी ज्यादा केसेस आने लगे ब्लैक फंगस के। कोरोना तो चल ही रहा था और थर्ड वेव की अभी तैयारी हमें करनी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उसको लेकर इस वक्त विशेषज्ञ अपनी नजर बनाए हुए हैं और ये इनवेटेबल है, बहुत संभव आएगी, किस महीने में आएगी उस पर भी अभी इस वक्त चर्चा चल रही है। लेकिन जो ये ब्लैक फंगस की बीमारी, उसमें कई जो बीमार लोग पहले से हैं, अलग अलग बीमारियों से जो कि ग्रसित हैं, या उनका ट्रीटमेंट उसका भी चल रहा है और उन्होंने स्टेरॉइड लिया हो। खासतौर पर माना जाता था कि स्टेरॉइड अगर लिया जाता है तो उसका असर मांसपेशियों पर, बोन पर पड़ता है और उसके लिए बकायदा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, इतनी मात्रा ले रहे हैं, तो फिर आपको उसके लिए क्या क्या और सेवन करना है ताकि आपका बाकी मेंटेन रहे, बॉडी में उस पर असर दूसरा ना हो जाए नकारात्मक। लेकिन अब जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस कोरोना काल में मजबूरी में स्टेरॉइड लिया, या वो लोग जिन्होंने किसी और बीमारी में स्टेरॉइड कभी पहले लिया है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या हम पर भी इसका असर हो सकता है? देखिए जी देखिए इसका स्टेरॉइड्स क्या करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करता है। जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है तब ये फंगल इन्फेक्शन हम पे अटैक करते हैं, जो कि ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, जो आजकल कोविड पेशेंट्स में हो रहा है, वो बेसिकली उन पेशेंट्स पे अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स हुए या पेशेंट जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। और अगर कोविड के लिए उन्होंने हफ्ता 2 हफ्ता स्टेरॉइड लिया है और उसके बाद वो कोविड से रिकवर हो गए हैं, आपका क्वेश्चन ये है कि उसके बाद क्या इनको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है? आपका यही क्वेश्चन है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके होने की संभावना बहुत कम है। अगर आप एक बार कोविड से रिकवर हो गए हैं और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पहले से बेटर हो गई ऑब्वियसली, तब कोविड से रिकवर होने के बाद म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि किसी भी चीज के लिए 100% स्टेटमेंट मेडिकल साइंस में नहीं दी जा सकती, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि एक बार आप कोविड से रिकवर हो गए, उसके बाद पहले वाले स्टेरॉइड जो लिए होंगे आपने, उसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस हो जाए, नहीं, बहुत कम चांस है। चलिए, यानी ये भ्रम भी ना रहे। हालांकि एकाक 2 केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो कोरोना से रिकवर हुआ हो, उसके बावजूद वो ऐसा शिकार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसने किसी और बीमारी के लिए कभी 6 महीने पहले, 1 साल पहले अगर कोई स्टेरॉइड लिया था, कुछ समय के लिए लिया था, तो वो इसका शिकार हो जाएगा। लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपकी कमजोर है तो कोरोना भी आप पर खतरा है, और साथ में ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको भी आप समझें, उससे भी आप जद में आ सकते हैं। तो ये ध्यान जरूर रखें। एक दर्शक और हमारे साथ गुरुग्राम से। हेलो जी, अपना सवाल आप पूछें। जी, मेरे लड़के को कोरोना हुआ, 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा गुड़गांव में। और हाँ सर जी, मेरा लड़के को कोरोना हो गया था, 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा और मैं उसके टच में रहा, क्योंकि मेरा अकेला लड़का था। तो मेरी 70 साल की एज है जी। वैसे अभी 17 दिन हो चुके घर पाए हुए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑक्सीजन लेवल भी 96 और 95 है। ठीक है, दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा ये डर रहता है कि कभी, क्योंकि मेरी एज के हिसाब से। ठीक है, मैं समझ गया। आपने अपने बेटे के साथ उसकी बीमारी के समय में उसके पास रहे, उसके संपर्क में रहे, अब वो बेहतर है, घर पर आ चुके हैं, लेकिन आपके मन में सवाल है कि और तो कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर अमूल्य, इसका जवाब आप देंगे? हाँ जी, आपके बेटा अब 15 दिन होने के बाद आईसीएमआर की गाइडलाइन कहती है कि बुखार खत्म होने के 3 से 4 दिन बाद आपके शरीर से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। तो इसका अर्थ आपका बेटा अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है और अब वो आपको या आपके परिवार में किसी और को ये वायरस फैला नहीं सकता। फिर भी आप अपनी एहतियात जारी रखें। आपने लगातार बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना, अगर आपको बहुत इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़े तो ही जाएं। उस सूरत में कपड़ों के ऊपर एक कॉटन का कपड़ा, कोई सूट या कुछ ऊपर पहन के जाएं, शर्ट, जो आके आप बाहर ही उतार दें, उसको घर के अंदर मत प्रवेश करें लेकर।
क्योंकि हम बाहर जाके मुंह तो धो लेंगे पर अपने हाथ भी धो लेंगे, पर हमारे कपड़े भी वायरस को अंदर घर में प्रवेश करा सकते हैं। आप उसका ध्यान रखें, वैसे आप स्वस्थ रहेंगे, भगवान की दया से सब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डबललाल जी आपने सुन लिया डॉक्टर अमूल्य को। उनका कहना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका परिवार स्वस्थ है, बेटा स्वस्थ है, लेकिन हाँ, जो नियम है, जो कानून है और जो हमें सलाह दी जाती है बार बार कि आप हाथ धोएं, आप सैनिटाइजेशन रखें, आप अपने बाहर से आते हैं तो किस तरीके से आगे आपको कुछ वक्त साफ सफाई के साथ रहना है और तब घर में प्रवेश करना है, ये बेसिक चीजें, इसका ख्याल रखें, बाकी सब सही है। योगराज एक दर्शक हमारे साथ है। योगराज बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार सर, सवाल पूछे। नमस्कार, मैं सवाल ये जी, मेरे गुर्दे में पथरी है जी, क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? और सुन रहा हूँ जैसे वैक्सीन लगवाने से भी जैसे कि आंख भी निकाली जा रही है, आंख भी निकल जाती है, जो ये बीमारी चल रही है। योगराज जी, ये जिसने आपको बताया कि वैक्सीन लगाने की वजह से आंख निकाली जा रही है, सबसे पहले तो उसको बताइए कि आगे से ऐसी गलत जानकारी कभी नहीं देगा, या अगर आपने कभी पढ़ा है, कहीं पढ़ा है तो उसको तुरंत फाड़ कर फेंक दीजिए। मोबाइल में पढ़ा है तो उस मोबाइल का वो पेज हटा दीजिए। ये बिल्कुल गलत है। ये मैं डॉक्टर के तौर पर नहीं, पत्रकार के तौर पर आपको बता रहा हूं, बाकी आपको डॉक्टर साहब बताएंगे जो आपका सवाल है। डॉक्टर गौरव, योगराज जी के सुपुत्र को पथरी की शिकायत है, वो जानना चाहते हैं कि क्या वो वैक्सीन लगवा सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल लगवा सकते हैं। रीनल स्टोन जो गुर्दे की पथरी है, वो वैक्सीन के लिए किसी भी तरह की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बिल्कुल लगवा सकते हैं। ठीक है योगराज जी, सुन लिया आपने। आपके बेटे को वैक्सीन आप जरूर लगवाइए और ऐसी भ्रामक खबरें ना तो पढ़िए और ना ही किसी के पास और पहुंचाइए। ये आपकी भी जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं सर, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसी भ्रामक खबरें कभी नहीं फैलानी चाहिए और ना ही उसका शिकार खुद होना चाहिए, क्योंकि आपने नहीं फैलाई, लेकिन आप तक इसने फैलाई है, आप उसके वजह से सशंकित हो गए हैं। फीवर आना, सिम्टम्स आना, उसको लेकर आप जाइए, उपचार कराइए, वो सारी चीजें हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो वैक्सीन को लेकर भ्रम लोगों में है, डॉक्टर साहब लोग भी इस बात को आगे बताएंगे कि आप बीपी के पेशेंट हैं, आप डायबिटिक हैं, आपके पास न्यूरो की कोई दिक्कत है, डॉक्टर से सलाह आप जरूर ले लें, लेकिन वैक्सीन की इससे कोई समस्या नहीं है, उसका कोई लेना देना भी नहीं है। डॉक्टर जी, एक और दर्शक हमारे साथ राजवीर जोड़ा है जींद से। बताइए राजवीर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोले। सर, मुझे पथरी हुई थी गॉल ब्लैडर में और उसके मैंने टीके लगवाए थे। क्या मैं कोरोना का टीका लगवा सकता हूँ? बिल्कुल लगवा सकते हैं सर। अभी एक दर्शक को हमने बताया है, वो भी लगवा सकते हैं। और पथरी का भी आपने टीका लगवाया था, वैक्सीन वाला टीका जरूर लगवाइएगा। डॉक्टर गौरव, इसका जवाब थोड़ा सा आप डिटेल में अब समझाइए। 2 पथरी वाले आ गए और उनका कहना है कि टीका लगवा सकते हैं। देखिए, किसी भी तरह का स्टोन, चाहे किडनी में स्टोन हो, गुर्दे में स्टोन हो या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, ये वैक्सीन के लिए किसी भी तरह की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं समाज में कि ये वाली प्रॉब्लम है तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते, ये प्रॉब्लम है तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ऐसी कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन अभी तक सामने नहीं आई है। हमारे देश में करोड़ों लोग वैक्सीन रिसीव कर चुके हैं और ऐसी कोई भी न्यूज नहीं आई है कि रीनल स्टोन या गुर्दे की पथरी की वजह से वैक्सीन नहीं लगवानी। आप बिल्कुल लगवाइए, इसमें सोचने में टाइम मत वेस्ट कीजिए, बिकॉज जब आप फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगवाएंगे उसके 1 महीने के बाद सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन लगेगी। 28 to 45 डेज के बाद सेकंड डोज लगती है और सेकंड डोज के भी 2 हफ्ते बाद आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, कोरोना से लड़ने की शक्ति उसके भी 2 हफ्ते बाद शुरू होती है। जितना आप सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं उतना ही आप कोरोना से संक्रमण। बिल्कुल। और देखिए भाई, वैक्सीन को लेकर एक तरफ बहुत सारे लोग नेतागिरी कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप राज्यों में चल रहे हैं, राज्य दूसरे राज्य पर लगा रहे हैं, कई राज्य केंद्र पर लगा रहे हैं कि हमें मिल नहीं पा रहा है। लेकिन जहां पर है वहां पर लोग पथरी की वजह से न लगवाने जाएं तो सोचिए कि क्या दिक्कत है, कितनी समस्या है। और अगर आपको बीमारी है तो डॉक्टर्स बार बार ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ चीजों को छोड़कर, कुछ बीमारियां हैं उनको छोड़कर ऑलमोस्ट सभी के लिए डॉक्टर सीधा रिकमेंड कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगवाइए, जो आपने वैक्सीन लगवाई है वहीं आप रिपीट करिए जितने समय के बाद दोबारा वो लगनी है। इससे सोचने से बेहतर है कि आप वैक्सीन जाकर तुरंत लगवा लें, वरना आपके लिए खतरा है। बीडी शर्मा साहब दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं पंचकुला से। बीडी शर्मा साहब, सवाल लें अपना। सर एक्चुअली नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोले। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं कोरोना से इफेक्टेड था, शुगर का पेशेंट हूँ और मेरे को 13 तारीख को मैं नेगेटिव हो गया था। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अब क्या है कि फेस में ना एक पूरे स्कल में दर्द शुरू हो जाता है कभी-कभी। कहाँ पे दर्द होता है? माथे में, आंखों में, माथे में, जो हड्डी का मतलब स्कल है ना पूरा फेस का। समझ गया। कितने दिनों से है ये? 3 दिन से।
डॉक्टर अमूल्य, मुझे लगता है कि इस सिम्टम को आप मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिटेल में समझाइए कि ये ठीक हो चुके थे लेकिन अब इनके स्कल में प्रॉब्लम है, पेन रहता है। आपका नेगेटिव आप कब हुए हैं? 13 मई को, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले जी। सिर का दर्द कोरोना में वैसे भी काफी मरीजों को काफी समय तक रहता है। शरीर में कमजोरी, हाथ पांव में थकान, कमजोरी, टांगों में दर्द, इस तरह की सिम्टम्स काफी मरीजों में देखे जा रहे हैं जी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको 13 या 14 या 15 में ये दर्द नहीं था और पिछले 3 दिन से है, 15, 16, 17, 18 में, आज 3 दिन से है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। उनको आप ऑनलाइन मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे कर दें, फोन कर लें, या हेल्पलाइन जो आपके एरिया में दी गई है आप उस पर कंटैक्ट करें, या हर जगह पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IME की द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, आप वहां पे कंटैक्ट करें। जहां आपने इलाज कराया एक बार उनसे सलाह जरूर ले लें, वो एक बार आपको चेक कर लेंगे और सब सही होगा तो आप आराम से अपना बाकी का। बीडी शर्मा साहब, तत्काल प्रभाव से अपने जो भी डॉक्टर जो आपको देख रहे थे, सुपरविजन कर रहे थे, उनसे आप संपर्क करिए और उनसे आप जांच कराइए, वो उचित सलाह आपको तुरंत देंगे जो भी अगर आप में सिम्टम्स हैं। एक और दर्शक हमारे साथ गुरुग्राम से भूपेंद्र जुड़ा है। बताइए भूपेंद्र, क्या सवाल है आपका? ये डॉक्टर सर नमस्कार जी सर। मेरा डायबिटीज है और मेरा हार्ट है ना एक साइड से 28% काम करता है। तो उसमें क्या मैं वैक्सीन लगवाऊं? कई देर से बात करी मैंने, तो उन्होंने कहा आप अभी रुक जाओ, इसमें क्या है BP डाउन होता है, उससे हार्ट फ्लक्स हो सकता है। डॉक्टर गौरव, आप सुझाव देंगे? देखिए, हार्ट जो होता है उसका इजेक्शन फ्रैक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं, एक साइड से 28% काम कर रहा है, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है, बिकॉज हार्ट तो ओवरऑल पंप करता है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन आप मेरे ख्याल से कहना चाह रहे होंगे कि 28% है। बिल्कुल। ऑब्वियसली एज कंपेयर टू बाकी पेशेंट्स के मुकाबले आपकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने की वजह से थोड़ा हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी थोड़ी कम है, बट अगेन ये चीज कोरोना वैक्सीन के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। आप वैक्सीन लगवाने के बाद ये इंश्योर कीजिएगा कि आप 2 से 3 दिन तक बिल्कुल एक्सर्शन ना करें, थकान ना होने दें, शरीर पे आराम करें, और लोम विलोम की जो एक्सरसाइज हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे हमने आपको पिछली टॉक में बताया था कि सांस की एक्सरसाइज कैसे करते हैं, प्राणायाम कैसे करते हैं जी, वो वैक्सीन लगवाने से 2-4 दिन पहले से शुरू करके और वैक्सीन लगवाने के 2-4 दिन बाद तक लगातार करते नहीं, और आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है बाकी पेशेंट्स के मुकाबले। ठीक है, तो आपने सुन लिया भूपेंद्र जी, जो भी आपको समस्या है उसके बावजूद आप वैक्सीन जरूर लगा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने में कोई समस्या नहीं, लेकिन 2-3 दिन तक आपको ये अपनी तरफ से सतर्कता बरतनी पड़ेगी, जैसा डॉक्टर गौरव ने बताया। ग्रेटर नोएडा से एक हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, मोहम्मद इरशाद। बताइए मोहम्मद इरशाद, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है और मेरा सवाल ये है, मेरे को थोड़ी एलर्जी रहती है सर, और क्या मैं वैक्सीनेशन करा सकता हूँ? थोड़ा सा बुखार भी है इस टाइम। थोड़ा बुखार भी है इस समय? वो बुखार कितना है? थोड़ा मतलब थोड़ा सा 4-5 दिन पहले 100 तक पहुंच गया था बुखार। इस टाइम थोड़ा, अब तो ठीक हो गया हूँ मैं। और एलर्जी किस तरह की है? किस तरह की एलर्जी? दांत वगैरह होते हैं या साइडों में, जांग वगैरह पे साइडों में जो दांत वगैरह होते हैं सर। ओके, ठीक है। डॉक्टर अमूल्य, जो सवाल है यहाँ पर मोहम्मद इरशाद का, वो 4-5 दिन पहले उनका कहना है कि 100 के आसपास फीवर था, लेकिन अब ठीक है, लेकिन ये एलर्जिक है, वैक्सीन लगवा सकते हैं? अगर आपका बुखार 1-2 दिन रहा है और 4-5 दिन से आपको बिल्कुल बुखार नहीं है, तो आप अवश्य वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरा, आपको जो चमड़े के दाद वगैरह हैं, आप उसका भी उपचार करें, क्योंकि लंबे समय दाद को शरीर पे रहने देना से वो फैलता ही रहेगा। और आप ये हिदायत, मतलब ये आप ध्यान रखें कि जहां बाह में आप वैक्सीन लगवा रहे हो वहां पे कोई दाद का निशान ना हो। अगर वहां पे दाद का निशान है तो आप पहले एक बार अपने चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखा के उनसे दवा शुरू करा के 3 दिन की दवा अवश्य शुरू करने, लगाने की और खाने की, फिर आप उस जगह पे वैक्सीन लगाएं। अगर उस जगह पे दाद है, जैसे बाह के बाहरली साइड में अगर यहाँ पे दाद है, तो वो दाद 3 दिन की दवा के बाद ही आप वहां पे वैक्सीन लगवाएं। अगर वहां नहीं है, बगल में और जांघों में है, तो वैक्सीन की कोई आवश्यकता नहीं है लेट करनी। ठीक है, तो सुन लिया आपने मोहम्मद इरशाद।
अगर वैक्सीन लगवाना है तो तुरंत आपको लगवाना है, लेकिन चूंकि आपने बताया कि आप एलर्जिक हैं, अगर बायात में आपको उस जगह पर है इस तरह की शिकायत तो आप पहले उसका उपचार कराइए। अगर किसी अन्य जगह पर है तो आप वैक्सीन भी लगवाइए और साथ में उसका उपचार भी शुरू कर दीजिए। वो आपने क्यों पाल कर रखा है अगर है ऐसा तो। एक दर्शक और हमारे साथ नवीन है। नवीन, बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरा नाम नवीन है सर। मेरे भैया भाभी ये पॉजिटिव आ गए थे। टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए नवीन, और अपना सवाल जल्दी से पूछिए। सर मैं कह रहा हूँ मेरे भैया भाभी पॉजिटिव आ चुके थे और सर मैं उनके संपर्क में भी आया था सर। लेकिन सर मुझे ना तो कोई सिम्टम्स हुआ ना कुछ हुआ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और सर मैंने वैक्सीन लगा ली है सर। किस कारण से, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस कारण से मैं वैक्सीन, यानी कि मैं नॉर्मल रहा, यानी कि मैं उनके टच में आने के बावजूद भी मेरे पास कोई सिम्टम्स नहीं है और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर मेरे अंदर ऐसी एंटीबॉडी है ताकि, अगर आपके अंदर एंटीबॉडी है भी तो भी आप वैक्सीन लगवाइए। आप उनके टच में थे, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो भी आपको वैक्सीन तो लगवानी है ना, इसमें कोई संशय नहीं है। आप बेसिकली शंका का शिकार हो रहे हैं और आप ये मान रहे हैं कि नहीं, आप तो पूरी तरह से फिट हैं और वैक्सीन की आपको जरूरत नहीं है। आप समझिए, बहुत सारे लोगों तक अब तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, और अगर आपकी बुकिंग हो सकती है, आपने रजिस्टर अपने आप को कर रखा है, तो आप शंका की वजह से अगर नहीं लगवाना चाह रहे हैं तो ये गलत है। लेकिन डॉक्टर गौरव, मैं चाहूंगा कि ये बात बताइए जरा, तक दर्शकों भी समझे, दर्शक भी, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका ये मानना है कि वो फिट है, वो संपर्क में भी किसी के आए जो पॉजिटिव था फिर भी वो फिट हैं, तो इस वजह से वो वैक्सीन क्यों लगवाए? नहीं लगवाना है उनको, वो ये कह रहे हैं। वैक्सीन तो बिल्कुल लगवानी है, बट इनका जो सवाल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका सवाल ये है कि उनके संपर्क में आने के बाद भी मुझे इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, हर चीज की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप उनके संपर्क में आए और संपर्क इतना ज्यादा नहीं था कि वो आपको इन्फेक्ट कर सके, और दूसरा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी थी कि वो उसको टॉलरेट कर पाए, लेकिन अगली बार अगर कोई और पेशेंट का संपर्क होता है आपको कोविड का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार नहीं होगा। इस बार का जो कोविड का अटैक है, हो सकता है आपके भैया भाभी का अटैक इतना सीवियर ना हो, जो नेक्स्ट पेशेंट से आपको जो अटैक हो सकता है वो ज्यादा सीवियर हो। इसलिए आपको वैक्सीन तो जरूर लगवानी है, पहली बात। और अगर आपको फीवर नहीं है, आप सब स्वस्थ हैं, तो वैक्सीन जल्दी से जल्दी लीजिए। जी ठीक है। एक और दर्शक हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़ रहे हैं रोहतक से। सिद्धार्थ, सवाल क्या है आपका? सर मेरे को जो है ना, कल शाम से एक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे नजदीक से जो है ना वो दिखाई कम दे रहा है, दूर से परफेक्ट दिख रहा है। ये अचानक से हुआ कल से? सर ये कल अचानक से, जैसे मॉर्निंग में मैं ठीक था, बट रात के बाद में स्टार्ट हो रही है, रहता है तो कम दिखना स्टार्ट हो गया, दूर से परफेक्ट दिखता है। और उसके अलावा कोई और दिक्कत? कोई आपके सिर में दर्द है या फिर कोई निशान उभर रहा है, लालिमा आ रही है आंखों में, या फिर नाक के आसपास का एरिया जहां पर कुछ कालापन है? ये था कि कोई घबराने वाला तो नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि नजदीक से प्रॉब्लम है, दूर से है। डॉक्टर अमूल्य, अचानक से दिखना कम हो जाता है नजदीक से, ये क्या मतलब है और किस तरह का सिम्टम है? आपकी उम्र कितनी है? एज कितनी है आपकी? 37 सर। 37 इनकी एज है। 37। और पहले आपने कभी चश्मा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, नजदीक का या दूर का? कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी सर ऐसी, पहले कभी नहीं किया। और ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहता है? जी बिल्कुल। नॉर्मली 35 से 45 साल की उम्र में लोगों को जो उम्र के कारण प्रेसबायोपिया वो स्टार्ट होता है, जिससे नजदीक का नजर हमारी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है और हमें उसके लिए नजदीक का चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे आपको इन्होंने भी पूछा, कोई सर में दर्द नहीं, आंखों में लालपन नहीं है, यहाँ पे चेहरे पे कहीं सोजिश, काला धब्बा या कुछ नहीं, बुखार नहीं है, सिर्फ एक नजर का आपको लगने लगा है, तो शायद ये उसी के कारण संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर नहीं है, आपकी बहुत ज़्यादा एज नहीं है। तो आप एक बार अपने आँखों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और वो शायद आपका वो आईज टेस्ट करके बता देंगे कि अगर आपको नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत है वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है। एक और दर्शक हमारे साथ प्रवीण जुड़ा है। बताइए प्रवीण, क्या सवाल है आपका? सर मेरे को कोरोना 29 तारीख को,
जी 29 तारीख को कोरोना हुआ था सर मेरे को। ठीक है। तो मैंने सर अभी मेरे को आंखों में दर्द होता है और कानों में दर्द होता है सर। अभी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है? हाँ नेगेटिव आई थी सर मेरी रिपोर्ट। ठीक है, डॉक्टर गौरव इसका जवाब देंगे आप। कोरोना नेगेटिव होने के बाद इनको इस तरह की समस्या आ रही है, दर्द की समस्या है, उस शरीर में है, सिर के हिस्से में है। देखिए, पोस्ट कोविड वीकनेस, पोस्ट कोविड माइल्डिया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें कि जैसे अभी एक पेशेंट ने बताया था कि उनको कोरोना के बाद हेडेक रहने लगा है, इनको कानों में दर्द रहने लगा है और आंखों में दर्द रहने लगा है। तो पोस्ट कोविड जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी पेशेंट्स में आ रहे हैं। अगर ये दर्द स्टेबल रहता है और आप फिलहाल के लिए डोलो 650 एक टैबलेट ले सकते हैं, पैरासीटामोल प्लेन टैबलेट, और 1-2 दिन टैबलेट लेने के बाद भी अगर ये पेन स्टेबल रहता है और इवन बढ़ता है तो आपको और ज़्यादा जांच की जरूरत पड़ सकती है। उस जांच में हो सकता है कि आपको सीटी स्कैन करवाना पड़े हेड का, हो सकता है ना करवाना पड़े। अभी आप सिर्फ फॉलो कीजिए, डोलो पैरासीटामोल जो टैबलेट आती है वो सुबह शाम लीजिए 2 दिन तक, और उसके बाद आप देखिए अगर फिर भी दर्द वैसे ही रहता है तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। ठीक है, तो जैसा डॉक्टर गौरव ने सजेस्ट किया प्रवीण आपके लिए कि आप अभी 2 दिन तक कम से कम डोलो का इस्तेमाल करिए सुबह शाम में, और उसके बाद क्या सिम्टम्स रहते हैं, पेन में क्या कोई रिकवरी आती है, उसमें कोई बदलाव आता है, कुछ और सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो आप फिर दूसरे डॉक्टर की सलाह जरूर लेंगे, नजदीकी जिसको भी आपने दिखाया था। एक और दर्शक तुषार हमारे साथ है। बताइए तुषार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी सर, मेरे को कोविड हुआ था 21 अप्रैल को। तो अब मेरे को सर कफ नहीं जा रही मेरी, और थोड़ा चेस्ट में हल्का सा पेन रहता है, जैसे चुभन सी रहती है, और थोड़ा मतलब पेट भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा पेट में। और ये कंटिन्यू आपको है समस्या? सॉरी सर, ये समस्या लगातार बनी हुई है आपको, ये दिक्कत? हाँ जी, लगातार बनी हुई है। डॉक्टर गौरव, देखिए, पोस्ट कोविड अगर आपको प्रॉब्लम्स रह रही हैं तो हो सकता है कि कोविड एक वायरस है, उसके साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कई बार लिंगर ऑन रह सकते हैं, और वायरल इन्फेक्शन भी कई बार रिकवर होते होते टाइम लेते हैं। इनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ चुका है अभी, या इन्होंने टेस्ट नेगेटिव है? आरटीपीसीआर नेगेटिव है। रिपीट टेस्ट करवाया इन्होंने? आपने फिर से रिपीट टेस्ट कराया है? तो शायद हमारे साथ अब वो फोन पर नहीं है, लेकिन डॉक्टर गौरव सजेस्ट कर दीजिए उनके लिए। तो इसमें यही होता है कि जो भी वायरल इलनेस होती है वो किसी पेशेंट्स में 2 हफ्ते में फुल्ली रिकवर हो जाती है, किसी पेशेंट में लंबी भी चल सकती है। तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी थोड़े दिन एंटी एलर्जिक टैबलेट्स कंटिन्यू करें, और उसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो इनको अपने ब्लड टेस्ट रिपीट करवाने पड़ेंगे, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, सीआरपी, चेस्ट एक्सरे। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम अभी भी पूरी ठीक ना हुई हो। अगर ये इन्वेस्टिगेशन सब ठीक आती है तो अच्छी बात है, नहीं अगर वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जिस बेसिस पे आती है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है डॉक्टर गौरव, जो सवाल मैं आपसे कर रहा था इसके पहले, कुछ गाइडलाइंस भी आ गई हैं, डॉक्टर अमूल्य ने उस पर अपनी बात रखी भी, समझाया भी था। अब इस वक्त गवर्नमेंट ने स्टेरॉयड को लेकर हरियाणा में कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी तो डॉक्टर की सलाह पर वो लेंगे, और मेडिकल कॉलेजेस को रेफर करने के लिए जो ब्लैक फंगस के अगर केसेस हैं तो ये कह दिया गया है कि वहीं पर इसका ट्रीटमेंट हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन सिम्टम्स को, जो कि इसके भी हो सकते हैं और किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं या नॉर्मल भी हो सकते हैं, वो इसको लेकर अगर गड़बड़ी समझने या उनमें पैनिक आ जाए या उनमें डर आ जाए तो उसके लिए क्या करना होगा ताकि कम से कम उनके पास सही तरीके की जानकारी हो, वो उसमें उलझे ना? उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी बीमारी आप अनलेस डॉक्टर से मिले आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं ठीक हुआ हूँ नहीं हूँ। अगर आपके लक्षण बढ़ रहे हैं पहले से, अगर आपकी खांसी नहीं जा रही है, छाती में चुभन अभी भी रह रही है, तो आपको इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए, जांच करवानी चाहिए। खून की कुछ जांचें होती हैं, उससे पता चल जाएगा कि कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, बॉडी में जैसे कोविड की वजह से निमोनिया हो जाता है, वो सेटल डाउन हो गया या नहीं हुआ है। एक सेकंड ओपिनियन डॉक्टर से जरूर लेनी चाहिए अगर आपके सिम्टम्स कोविड ठीक होने के बाद भी नहीं जा रहे हैं तो आपको इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आरटीपीसीआर ही रिपीट करवाना है, बट और भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि सीआरपी, ईएसआर, इनसे आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी इलनेस पहले से कम है या बढ़ रही है। ठीक है, एक दर्शक और हमारे साथ आलोक है। आलोक बताइए क्या सवाल है आपका?
मेरा जी वो हुआ था जी कोरोना। और फिर उसके बाद मैंने सीटी स्कैन करवाया और सीटी स्कैन में मेरे 20% बताया जी, 20। ठीक है। 20 जमा 20 और 10 दिन में फिर आईसीयू में रहेगा जी। उसके बाद मैं ठीक हूँ और मैं टीका लगवाना चाहूँ। फिर मैंने कोरोना चेक करवाया, मेरी बढ़िया रिपोर्ट आई जी। आप चाहते हैं कि आपको वैक्सीन लगे, लेकिन आपके मन का ये सवाल है कि आप लगवा पाएंगे या नहीं लगवा पाएंगे, लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, यही ना? हाँ जी। जी डॉक्टर अमूल्य जवाब देंगे इसका। आपको कब हुआ था कोरोना और कब आप उससे ठीक हुए? फिर से एक बार दोहरा दें आलोक जी, कब हुआ था कोरोना और कब ठीक हुए? जी मैं एडमिट हुआ था जी। नहीं, किस समय, तारीख? 22 तारीख। 22 तारीख को। 22 अप्रैल को आप एडमिट हुए? हाँ जी, और 1 तारीख को मुझे छुट्टी मिली और उसके 7-8 दिन बाद के मैंने कोरोना चेक करवाया जी, 7 या। फिर रिपोर्ट नेगेटिव आ गई? हाँ जी। जी 22 को ये एडमिट हुए, पॉजिटिव हुए, और 1 को ये फिर से हॉस्पिटल से निकल गए और फिर ये उनकी जो रिपोर्ट थी वो भी निगेटिव है। वैक्सीन ये लगवा सकते हैं? आवश्यकता नहीं है अभी। गाइडलाइंस कहती है कि 3 से 6 महीने तक हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज हैं, प्रतिरोधक क्षमता, वो अच्छी रहती है कोरोना होने के ठीक होने के बाद। तो आप 3 महीने आराम से अभी इंतजार कीजिए। 3 महीने बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के जिस समय आपको चांस मिले फिर आप अपना वैक्सीन लगवा लें। अभी इमीडिएटली आपको वैक्सीन लगवाने की, टीका लगवाने की आवश्यकता नहीं है। जी ठीक है, आप अभी फिलहाल वैक्सीन ना लगवाएं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें आलोक जी, जैसा डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया है। डॉक्टर गौरव, जो इस वक्त सबसे अहम चीज निकल कर आ रही है कि बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हाँ हम पॉजिटिव थे अब निगेटिव आ गए हैं, तो तुरंत हमें लगवाने की जरूरत है क्या वैक्सीन, या हमारे पास अभी 2-3 महीने का गैप है, हम उसके बाद भी लगवा सकते हैं? और ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि अगर ऐसे केसेस हैं उनके अंदर एंटीबॉडी है, वो अभी 3 महीना वेट कर सकते हैं, और जो लोग नहीं वेट कर सकते हैं या जिनको वैक्सीन अब लगनी चाहिए, जो अभी शिकार नहीं हुए कोरोना का, उससे संक्रमित नहीं हुए, उनकी आवश्यकता है, वो अगर जाएंगे तो दोनों का काम चल जाएगा। हाँ जी, तो ऐसा गाइडलाइंस डॉक्टर अमूल्य के अकॉर्डिंग आई हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, जो मैंने स्टडीज पढ़ी हैं उसमें मैंने ये पढ़ा था कि 6 वीक्स के बाद वो लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं अगर वो चाहें। और बट लेटेस्ट गाइडलाइंस के लिए मुझे डॉक्टर अमूल्य से और बाकी लोगों से कंसल्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसकी गाइडलाइंस के बारे में मुझे रिव्यूज नहीं मिले। ठीक है। एक दर्शक और हमारे साथ अनिल जुड़ रहा है। अनिल, क्या सवाल है आपका? तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 3 साल हो गए जी। वो एंटीबायोटिक दवाई बहुत ज्यादा खा रखी है। एंटीबायोटिक दवाई ज्यादा खा रखी है, 3 साल से लगातार खा रहा हूँ, टांग टूट रही है। ठीक है, क्या मैं ये वैक्सीन लगवा सकता हूँ? डॉक्टर अमूल्य? जी हाँ, आप लगवा सकते हैं। आपने पहले एंटीबायोटिक खाई, शायद आपको कोई इन्फेक्शन रही होगी कहीं शरीर में, हड्डी में, जहां आप कह रहे हैं फ्रैक्चर हुआ होगा। पर अगर आप अभी भी खा रहे हैं या नहीं भी खा रहे तो भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो अनिल जी, आपको वैक्सीन लगवाना है, फौरन लगवाइए। आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से आपने एंटीबॉडीज दवाएं ले रखी हैं, लेकिन वैक्सीन भी आपको लेना है, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। डॉक्टर अमूल्य, अब यहां पर सबसे अहम चीज जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, ब्लैक फंगस को लेकर, संक्रमण को लेकर, उस बीच में वो महिलाएं जो कि गर्भवती हैं, वो जो कि अभी अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, उनको अभी वैक्सीन, जो खासतौर से जो गर्भवती महिलाएं, उनको वैक्सीन नहीं दी जा सकती, लेकिन वो किस तरीके से अपना बचाव करें। ब्लैक फंगस को लेकर भी कई तरह की खबरें निकल कर आने लगी, जैसे कोरोना को लेकर कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनको संक्रमण हो गया तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी संक्रमित होगा या उस पर उसका प्रभाव कुछ होगा। ये अपने आप में भ्रम फैलाया गया। अब ब्लैक फंगस को लेकर भी ये बातें कही जाने लगी। नहीं, ब्लैक फंगस किसी भी एक ब्लैक फंगस कोरोना की तरह नहीं फैलता कि हम एक कमरे में बैठ के बिना मास्क के 15 मिनट बैठ के बातचीत करते रहे और वो उसको कोरोना था तो मुझे हो जाएगा। अगर ब्लैक फंगस इस तरह से नहीं फैलता। ब्लैक फंगस एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब अर्थ होता है कि उसी को अटैक करेगा जो शरीर से, जिसकी की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत कम होगी। नॉर्मली कोरोना वायरस के बाद ग्रसित हुए लोग जो आईसीयू में रहे, ऑक्सीजन पे रहे,
या जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टेरॉइड खाए हैं, शुगर जिनकी बहुत हाई अनकंट्रोल्ड है, उन्हीं को ब्लैक फंगस ज्यादा अटैक कर रहा है और करेगा। नॉर्मल लोगों में, नॉर्मल गर्भवती महिलाओं में या जो स्तनपान करा रही हैं, उन्हें ब्लैक फंगस से कोई भी खतरा नहीं है। वो अपनी वैसे जो प्रिकॉशंस हैं, मास्क पहनना, हाथ धोते रहना, बाहर ना जाना, बाहर के लोगों से कांटेक्ट में ना आना, अपने और अपने बच्चे को एक अलग वातावरण में रखने की कोशिश करें, वो उसी प्रिकॉशन से, प्रिवेंशन से ही कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस दोनों से बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर गौरव, यहां पर अब एक और चर्चा जो हम कर रहे थे और उसमें कोई भ्रांति अगर है तो उसको दूर करना भी इस ओपीडी में हमारा मकसद है, ताकि बहुत सारे लोग सशंकित हैं, भ्रमित हैं, या उनको किसी ने भ्रमित कर दिया है, वो शंका भी दूर हो जाए। उसके अलावा प्रिकॉशनरी एक्शन हमारे क्या क्या होने चाहिए, क्योंकि अभी ये लड़ाई लंबी है और लगातार अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं। देखिए, प्रिकॉशन बहुत से लेने हैं हमें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बहुत एज ओल्ड स्टेटमेंट है, वो अभी भी कोरोना के लिए बिल्कुल सच है, साबित होती है। आपको अपनी बॉडी की रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिल्कुल इम्यूनिटी सिस्टम भी आपको दुरुस्त रखना होगा, और ये अपने आप में एक मूल मंत्र है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमूल्य आपका। तो हमने जो चर्चा ओपीडी में की है, आपको उन पर ध्यान रखना होगा। और साथ में इसी बीच में इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको।